हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आदिकाल का टॉपिक शुरू किया था और उसी में हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था और आदिकाल के नामकरण के बारे में भी पढ़ा था। और आदिकाल के अंदर है जो वो कुछ रासो ग्रंथ रचे गए थे और आज हम उसी को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट हमारा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई और उनका जन्म काल है आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी 1168 ईस्वी और विक्रमी संवत अगर आपसे पूछा जाए तो 1225 विक्रमी संवत में भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में हुआ था। जन्म स्थान है लाहौर। काव्य का जो स्वरूप है वो है प्रबंधात्मक श्रेणी का है और महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है जो वो माना जाता है और चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी जो है इसे एक मुक्तक रचना मानते हैं कि ये जो रचना है मुक्त होके लिखी गई है। इस रचना का प्रधान रस या अंगी रस क्या है, मतलब इसमें कौन सा रस दिखाया गया है? वीर रस व श्रृंगार रस दिखाया गया है। इसमें चंद्रबरदाई को चासर कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चासर कवि कौन थे तो चंद्रबरदाई थे। फिर है प्रमुख अलंकार कौन से इन्होंने प्रयोग किए हैं? अनुप्रास व यमक अलंकार। फिर है कुछ पद 16,306। छंद विधान इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से 56 छंद है जो अधिक प्रयोग किया गया है। इसीलिए चंद्रबरदाई को 56 छंद है जो सर्वप्रिय छंद माना गया है। इनको 56 छंद का कवि भी बोला जाता है। फिर है इसके अलावा दूहा, तोमर, शोटक, गाहा एवं आर्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है काव्य विभाजन। इस महाकाव्य को कुल 69 समय या सर्ग आपको पूछा जाएगा। जो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है उसको कितने समय या सर्गों में मतलब बांटा गया है तो 69। फिर है पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन, मतलब जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया उसमें कौन सी भाषा है जो वो यूज की गई? राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। ये अब कौन सी शैली बन गई? पिंगल शैली है जो वो इसमें यूज की गई है। सबसे ज्यादा है जो इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में जो नायक है वो कौन से लिए गए थे? अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र एवं समेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। और जो नायक की श्रेणी है जो वो है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक का मतलब होता है कि जिसमें सारे गुण विद्यमान हो, सूरवीर हो, उसे कहते हैं धीरोदात्त नायक। जो नायिका ली गई है पृथ्वीराज रासो में, नायिका जो ली गई है वो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री सुयोगिता। नायिका सुयोगिता नाम है नायिका का
और नायिका की जो श्रेणी है वो मुग्धा नायिका। नेक्स्ट है कि इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जो जानकारी है, पृथ्वीराज रासो है जो ग्रंथ है, कि सर्वप्रथम जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनालस एंड एंटी एक्टिविज, यहाँ पर वह आएगा बीच में, ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में प्रदान की गई थी। इसके एक भाग को संगो पता ने नेम के नाम से प्रकाशित करवाया गया। फिर है इस रचना के कुल पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। फिर आगे है क्यामसवध, कि क्यामसवध जो प्रसंग है इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकार के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग है जो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा पूरा किया गया। पुस्तक जलहन हाथ दे चली गिरिजन निरकाज, कि ये जो मतलब पूरा ग्रंथ किसके द्वारा किया गया, जलहन के द्वारा किया गया। इसीलिए ये पंक्ति फेमस है कि पुस्तक जलहन हाथ दे चली गिरिजन निरकाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक शुकी संवाद कहकर पुकारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रचना को शुक शुकी संवाद कहने वाले जो साहित्यकार है वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस रचना की प्रमाणिकता के संबंध में निम्न 3 मत प्रचलित है। 3 मत कौन कौन से है? अप्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन थे और प्रमाणिक मानने वाले कौन थे। इस रचना को आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो पृथ्वीराज रासो है इस रचना को प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन थे। फर्स्ट है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। सेकंड है कविराज मुरारीदीन एवं श्यामलदान। थर्ड है मुंशी देवी प्रसाद। फोर्थ है डॉक्टर वुलर। फिफ्थ है मोतीलाल मुनारिया। सिक्स्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने क्या माना है कि ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ है जो जाली है। किन्होंने माना है पूरा ग्रंथ जाली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले जो सर्वप्रथम विद्वान है वो है डॉक्टर वुलर। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। कि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? डॉक्टर वुलर। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूरा ग्रंथ है जो जाली माना जाता है। अब है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार, कि इस ग्रंथ को जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वो कौन कौन से इतिहासकार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय, अगरचंद नहाटा। इन्होंने क्या माना है कि ये जो ग्रंथ है पूरी तरह से अर्ध प्रमाणिक है। फिर है प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार, कि इस ग्रंथ को प्रमाणिक कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु, मथुरा प्रसाद दीक्षित, कर्नल टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर दशरथ शर्मा,
जॉर्ज ग्रियर्सन निगेंदर। नेक्स्ट है डॉक्टर निगेंदर ने इस रचना को क्या कहकर पुकारा है? घटना कोश। पृथ्वीराज रासो रचना की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, निम्न 4 रूपांतरण है जो वो प्राप्त होते हैं। 4 रूपांतरण कौन कौन से हैं? वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। ये 4 रूपांतरण है जिसकी हस्तलिखित प्रतियां हमें मिलती है। फर्स्ट है जो वृहद रूपांतरण, 69 समय है इसमें और 16,306 छंद है और इसके 2500 पृष्ठ है। इस संस्करण का प्रकाशन है जो कहां से करवाया गया? नागरी प्रचारणी सभा से, काशी में है जो कि, तथा इसको हस्तलिखित प्रति, मतलब हस्तलिखित प्रति है जो वो कहां से मिलती है? उदयपुर संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित, आप जाके देख सकते हो। इसका जो प्रकाशन है 1585 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे है मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण में छंद कितने होंगे? अब 7000। इसका प्रकाशन अभी तक है जो वो नहीं हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रति अबोर बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे है इसकी मध्यम रूपांतरण की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं? अबोर बीकानेर में सुरक्षित है। यहाँ 17वीं आएगा। 17वीं शताब्दी में लिखित है जो वो मानी जाती है। फिर है लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण में अगर आपको पूछा जाए कि समय कितने हैं तो 19 और छंद कितने हैं? 3500। नेक्स्ट है लघु रूपांतरण की, इसकी हस्तलिखित प्रति है जो वो कहाँ पे मिलेगी आपको? बीकानेर में सुरक्षित है। फिर आगे है लघुतम, ये 4th वाला है। लघुतम रूपांतरण, इसमें टोटल कितने छंद है? 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। अब आगे एक कोटेशन है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। इसका क्या मीनिंग है? इसका कि जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो है वो शायद इकट्ठे ही उनका जन्म हुआ है और इकट्ठे ही वो एक साथ ही मरे हैं, इसलिए ये बात है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण। फिर आगे है कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। कि अगर आपको पूछा जाए कि इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारने वाले आचार्य कौन है या विद्वान कौन है, तो आपका आंसर आएगा बाबू गुलाब राय। फिर है बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहकर वीर काव्य मानते हैं। नेक्स्ट है सेकंड हमारा है जो बिसलदेव रासो। इसके लेखक कौन है? नरपति नालय। कि जो
विशल वो किसने बजाई? नरपति नाला ने। फिर है रचना काल कि विशल देव राजसों का रचना काल क्या है? 1155 ईस्वी। अगर विक्रमी पूछा जाए तो 1212। फिर है इस रचना को मानने के पीछे निम्न उदाहरण है। 1272 मजारी जेठ बुधि नवमी बुधवारी नाला, यहाँ पे नाला आएगा। नाला रसायन आरंभ है साठा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये नरपति नाला की कुछ पंक्तियां हैं। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रमी संवत 1272 भी मानते हैं, परंतु ज्यादातर है जो विक्रमी संवत 1212 स्वीकार करते हैं इसका टाइम पीरियड। डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं एवं नरपति नामक गुजराती, ये नहीं आएगा, इसका रचयिता मानते हैं। नरपति नामक एक गुजराती है जो कि इसको रचयिता है, इसको मानते हैं। आगे है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इसका रचना काल है जो 14वीं शताब्दी मानते हैं। फिर है फोर्थ नवीन शोधों के अनुसार है जो वो नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी माना जाता है और विक्रमी अगर पूछा जाए तो 1073 विक्रमी संवत सिद्ध हुआ है। इस प्राचीन प्रति में निम्न पंक्ति प्राप्त होती है। संवत सहस 73 जानी नाला कबीसर सरसिय वाणी। फिर है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना माना है। नेक्स्ट है कि जो विशल देव राजसो है इसका मतलब प्रधान रस क्या था, कौन सा रस इन्होंने जो यूज किया था। प्रधान रस या अंगिरस आपसे पूछा जाए तो श्रृंगार रस में वियोग और संयोग मतलब दुख भी था और सुख भी था। फिर है काव्य स्वरूप कि काव्य स्वरूप क्या था, प्रबंध काव्य था, मुक्तक काव्य था, आपसे पूछ लिया जाए तो ये रचना है जो मुक्तक काव्य में लिखी गई, मतलब मुक्त होके लिखी गई। कुल पद है इसमें 128। फिर है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके 128 छंदों को एक प्रति का संपादन किया है और यही इसका है जो मूल रूप माना जाता है। अब विशल देव रासों में जो नायक है वो कौन था? अजमेर का चौहान राजा विशल देव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ भी बोला जाता है इसको। और नायिका कौन थी इसमें? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। काव्य विभाजन कैसे किया गया? इस रचना का विभाजन 4 कालखंडों में किया गया। प्रथम खंड में क्या दिखाया गया है? प्रथम खंड में ये दिखाया गया है कि अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ जो कि विशल देव तृतीय माने जाते हैं एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम खंड में क्या दिखाया गया है तो प्रथम खंड में है जो विवाह दिखाया गया है। फिर आगे है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में क्या है? रानी के किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा विशल देव का उड़ीसा चले जाना, कि रानी ने कुछ है जो विशल देव को कह दिया था और विशल देव है जो रुष्ट होके उड़ीसा चले जाते हैं। इसका जो वर्णन है वो है सेकंड पार्ट में है। वहां पे जाके इन्होंने 12 महीने तक वहीं प्रवास करने का वर्णन किया है। फिर तृतीय खंड में क्या है? रानी राजमती के विरह का वर्णन है, विशल देव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। फिर फोर्थ में है
राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लीवा मतलब ले आना तथा बिसल देव वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आना। अब दोबारा देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम खंड में क्या दिखाया गया, तो विवाह दिखाया गया है। सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए तो जो विसल देव है वो है जो रानी से रुष्ट होकर जो उड़ीसा चले जाते हैं। और थर्ड में क्या है कि राजमती के विरह का वर्णन किया गया है और विसल देव के उड़ीसा लौटने का वर्णन किया गया है। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है जो मतलब राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं वापिस, और जो विसल देव है वो वहां जाकर राजमती को फिर से है जो अपने घर पे वापस ले आते हैं। ये फोर्थ में बताया गया है। नेक्स्ट है राजा विसल देव के वीर चरित्र का जो वर्णन है इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक है जो ललित विग्रह राज में भी किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ है और यह राजपुताना म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। मतलब आपसे पूछा जाए कि इस ग्रंथ के कुल पृष्ठ कितने हैं तो आपको बताना है कि इसके 100 पृष्ठ है। इसमें स्वतः वर्तमान काल की क्रियाओं का भी प्रयोग हुआ है। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया है। कि ये जो है मतलब काव्य ग्रंथ नहीं है, मतलब एक गाने के रूप में है, गाने के लिए रचा गया है। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग है जो वो नहीं होकर राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी जो रचना शैली है वो कौन सी है, पिंगल शैली। कि मैंने आपको बताया था ना अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलके है जो वो कौन सी शैली बनती है, पिंगल शैली। और एक आपको मैंने बताया था कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी तो वो कौन सी भाषा है, डिंगल शैली। तो इसमें है पिंगल शैली। यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। फिर है इसमें हिंदी में 12 मासा मतलब 12 साल में 12 महीने होते हैं, उसको बोलते हैं 12 मासा, मतलब 12 महीनों का जो वर्णन है इसमें किया गया है। 12 मासा का अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जो वर्णन है इसी ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट है तो हो गया। थर्ड हमारा है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक कौन है, जगनिक। कि परमल है जो जाकर खाएंगे, आपको ऐसे ही याद करने हैं। रचना काल है 1230 विक्रमी। प्रधान रस कौन सा है, वीर रस है इनका। और यह जो ग्रंथ है अपनी गैता मतलब गाने के लिए यह ग्रंथ है जो गैता के लिए अधिक प्रसिद्ध है, मतलब गाने के लिए। यह उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को किस नाम से बोला जाता है, आला या आला खंड। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में परमाल रासों को किस नाम से बोला जाता है, आला या आला खंड नाम से। फिर है जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबा के 2 देश के प्रसिद्ध वीरों आला एवं उदल की अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से वीरों की 2 कथा है तो आपको बताना है आला और उदल के वीर रचित विस्तृत वर्णन है जो वीर गीतात्मक काव्य के रूप में
किया गया है कि दो प्रसिद्ध वीर है आला और उदल, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो यह ग्रंथ है वो क्या है, अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। नेक्स्ट है इस काव्य के जो गीत है ज्यादातर क्या है, वर्षा ऋतु में ही गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद यहाँ दृष्टव्य है। 12 बरस लो कुकर जियो, ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिकार। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कोटेशन है ये विसल देव की है, परमाल रासो की है, विसल देव रासो की है, तो आपको ये याद करनी है अच्छे से। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन है जो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया। कि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रकाशन है जो किसने करवाया इसका और किस नाम से करवाया, तो आपको बताना है कि चार्ल्स इलियट ने करवाया और आला खंड के नाम से जो है इसे प्रकाशित करवाया गया। फिर है इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसे प्रकाशन करवाया। सेकंड अब कौन है जो इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाने वाले हैं, वो है श्याम सुंदर दास और नागरी प्रचारणी सभा। इन्होंने क्या है परमाल रासो नाम से जो है इसको प्रकाशन करवाया। फिर है इस रचना के गीतों की गैर परंपरा का मुख्य केंद्र, मतलब ये जो रचना है ज्यादातर है जो कहाँ पे मतलब ये गीत गाया जाता है, ये है बैंसवाड़ा, महोबा, बुदेलखंड में जो है जो इसे मतलब ज्यादातर गाया जाता है। इस रचना के गीत आषाढ़ व सावन मास मतलब वर्षा ऋतु में ही गाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।